तो भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल टेस्ट ट्रेनिंग के लिए किया गया। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड ने ये मिसाइल लॉन्च किया है। इस दौरान सभी मानकों को ध्यान में रखा गया। अग्नि 3 माध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ये परमाणु हमला कर सकती है। भारत के पास अग्नि सीरीज की 5 मिसाइल है। ना चालाक चीन की धोखेबाजी चलेगी, और ना ही पाकिस्तान की नापाक हरकत होगी कामयाब, क्योंकि ये हिंदुस्तान की मिसाइल पावर है। ये अग्नि 3 है। वो अग्नि 3 जो 3000 से अधिक किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का नाश करने में सक्षम है। वो अग्नि 3 जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आता है। लंबी दूरी तक वार करने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 के सफल परीक्षण के साथ ही हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड ने 3000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली परमाणु परीक्षण से लैस इस अग्नि 3 मिसाइल को ओडिशा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल ट्रेनिंग परीक्षण किया। 17 मीटर इस लंबी मिसाइल के अलग अलग पैरामीटर को ट्रैक किया गया है और रियल टाइम में टेलीमेट्रिक और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की ओर से निगरानी की गई। वैसे अग्नि 3 मिसाइल पहले ही सेना में शामिल हो चुकी है। अग्नि 3 की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए कई बार पहले भी टेस्ट किए जा चुके हैं। 2019 में इसका रात में परीक्षण किया गया था। इसकी खूबियों की बात करें तो 50 टन वजन वाली अग्नि 3 मिसाइल में 2 चरणों वाला इंजन लगा है जो ठोस ईंधन से चलता है। ये मिसाइल अपने साथ 1.5 टन का हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 हाइब्रिड नेविगेशन से लैस है जिसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर के साथ कंट्रोल पैनल भी है। इस मिसाइल की एक्टिव रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक है। देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीते कुछ वर्षों में कई कारगर कदम उठाए गए हैं, जिनके तहत सेना के तीनों अंगों के लिए स्वदेशी हथियारों को तेजी से विकसित किया जा रहा है ताकि जंग के हालात में दुश्मन के हर वार का माकूल जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, कुल मिलाकर अग्नि 3 मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल इसको माना जा रहा है। ये जो है परमाणु हमला कर सकने में सक्षम है। भारत के पास अग्नि सीरीज की 5 मिसाइल इस वक्त है। ये सभी जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इनका इस्तेमाल जो है पारंपरिक विस्फोटक से हमला करने के साथ साथ न्यूक्लियर अटैक में भी हो सकता है। इतनी ये दमदार है। देखिए, अग्नि 1 मिसाइल की रेंज जो है 700 किलोमीटर है, जबकि अग्नि 2 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर। बिल्कुल, और अग्नि 3 मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक की है। वहीं बात अगर अग्नि 4 की करें तो अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। बिल्कुल सरगम, देखिए अग्नि 3 मिसाइल संभालने की जिम्मेदारी जो है स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के पास होती है। सेना का ये अंग जो है भारत के परमाणु हथियारों को संभालना होता है और अग्नि और सामरिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के साथ भारत आसानी से 30 से 5000 किलोमीटर के बीच टारगेट को निशाना बना सकता है। ये इसकी विशेषता है। देखिए, पाकिस्तान में जुल्म सहने के बाद वहां से भारत आए अल्पसंख्यक हिंदू पाकिस्तानी पर शरणार्थी जो हैं उनको आखिरकार भारतीय नागरिकता मिल गई। बहुत लंबा संघर्ष हुआ लेकिन आखिरकार ये मुमकिन हो सका है। बुधवार को राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने ऐसे 140 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की। सोचिए, जिसके बाद उन लोगों के चेहरे पर बहुत जबरदस्त मुस्कान है। देखिए, वो सपना जो सालों पहले देखा था अब वो पूरा हो गया है। खत्म हो गया बरसों का इंतजार, आखिर मिल गया नागरिकता का अधिकार। भारतीय नागरिकता मिली तो खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। और मेरे पापा को 2 साल पहले मिली नागरिकता और मेरे को आज मिली है। 23 साल पहले आए थे, आज नागरिकता मिली है तो आज मेरे को अच्छा लग रहा है। ऐसे तो घूम रहे थे मगर मिल गई, अच्छा हो गया। अपना देश और अपनों के बीच रहने का एहसास क्या होता है वो इन लोगों से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इंतजार लंबा था,
नागरिकता के लिए कई सालों की मशक्कत भी करनी पड़ी, लेकिन वो मशक्कत अब पूरी हो चुकी है। जोधपुर के आसपास के इलाकों में वर्षों से भारतीय नागरिकता का इंतजार कर रहे 140 भाग्यशाली पाकिस्तानी प्रवासियों को तमाम छानबीन और कागजी कार्रवाई के बाद आखिरकार देश की नागरिकता मिल गई। यानी अब इन 140 लोगों को वो तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी जो एक भारतीय होने के नाते देश के नागरिकों को मिलती है। 100 से अधिक लोगों को नागरिकता आज प्रदान की जा रही है और मैं आपके माध्यम से जो हमारे पाक विस्थापित जो लोग हैं जो यहाँ पे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जोधपुर में रह रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी कमी पेशी है या अगर आपने अप्लाई नहीं करा है तो टाइमली करें। हम अभियान के रूप में नागरिकता देना चाहते हैं, ये हमारी मंशा है, राज्य सरकार की मंशा है। इन 140 लोगों का इंतजार खत्म तो हो गया, लेकिन अब भी कई पाकिस्तानी नागरिक भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कतार में हैं। जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो लगभग 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी प्रवासी भारतीय नागरिकता का सपना संजोए सालों से इंतजार कर रहे हैं। अशोक शर्मा, जोधपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सीवर की सफाई के लिए अक्सर लोगों को आपने मैनहोल या सेप्टिक टैंक में उतरते देखा होगा। अक्सर मैनहोल में दम घुटने और जहरीली गैसों की वजह से कई सफाई करने वालों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। लेकिन अब सफाई के लिए मैनहोल में उतरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये काम रोबोट के जरिए किया जा रहा है। देश भर में आमतौर से सीवेज या फिर सीवर की सफाई अमानवीय और असुरक्षित तरीके से होती रही है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई ये तस्वीरें उसकी ताजा मिसाल है। दिखने में भले ही एक साधारण सी मशीन लग रही हो, लेकिन इसकी खूबी असाधारण है। तस्वीरों में जो मशीन जैसी चीज आप देख रहे हैं वो दरअसल एक रोबोट है जो मैनहोल की सफाई के लिए केरल से कानपुर लाया गया है। मतलब ये कि सफाई के लिए मैनहोल के अंदर किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। रोबोट में लगे 4 कैमरे सीवर की गंदगी को तलाश करेंगे। इसके बाद रोबोट की मदद से सिर्फ 10 मिनट में सीवर की सफाई हो जाएगी। कानपुर की ये तस्वीरें अहम इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिली हैं, जब दमघोटू जहरीली गैस की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी हो। देश में 5 साल के दौरान सीवर की सफाई करते समय 330 मजदूरों की मौत हुई है। सरकार की ओर से मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में ये जानकारी दी गई। 2017 से 2021 तक सबसे अधिक 47 मजदूरों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई। इन 5 सालों में 2019 के दौरान सीवर की सफाई करते हुए सबसे अधिक 116 मजदूरों की मौत हुई। वहीं 2020 में सबसे कम 19 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। 1993 के बाद से सीवर साफ करते हुए 941 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें तमिलनाडु में 213 लोगों की मौत, गुजरात में 153, उत्तर प्रदेश में 104, दिल्ली में 98, कर्नाटक में 84 और हरियाणा में 73 लोगों की सफाई के दौरान मौत हो चुकी है। मतलब ये कि हर साल लगभग 100 सीवर सफाई कर्मचारी या तो दमघोटू जहरीली गैस से या फिर सीवर में फंसकर मारे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और अदालतें सीवर की मैनुअली यानी मानव आधारित सफाई को गैर कानूनी ठहरा चुकी है। मैनुअल स्क्वेजिंग यानी हाथ से नालों की सफाई एक्ट 2013 के तहत सीवर में सफाई के लिए किसी भी व्यक्ति को उतारना पूरी तरह गैर कानूनी है। अगर किसी खास स्थिति में किसी को सीवर में उतारना ही पड़े तो उसके लिए कई तरह के नियमों का पालन जरूरी है। मसलन जो शख्स सीवर की सफाई के लिए उतरे उसे ऑक्सीजन सिलेंडर, स्पेशल सूट, मास्क, सेफ्टी उपकरण देना जरूरी है। सरकार ने सेप्टिक टैंक और सीवर सिस्टम की सफाई के दौरान होने वाले हादसों को टालने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम बनाई है, जिसके तहत देश में हर जिले में सीवर सिस्टम के रखरखाव के लिए एक पेशेवर एजेंसी बनाई जानी है। सुरक्षा, सेवा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मशीनों की भूमिका अब अहम होती जा रही है। मेडिकल से लेकर सीमा सुरक्षा तक के क्षेत्रों में रोबोट की मदद ली जा रही है, जिससे इंसानी जिंदगी को महफूज रखा जा सके। कानपुर से सिमर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेला 2023 की तैयारियां अब जोरों पर हैं। इस बार माघ मेले की तैयारियां जो है बहुत खास हो जाती हैं। बहुत भव्य तरीके से माघ मेला जो है बसाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस हर साल लगने वाले इस माघ मेले के पारंपरिक अवसर पर इस बार खास तैयारियों में जुटा हुआ है। माघ मेले की तैयारियों पर ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। आस्था और भक्ति की धरती कुंभ नगरी प्रयागराज में सज रहा है माघ मेला का संसार। संगम की धारा पर आस्था के सबसे बड़े माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। 2023 में होने जा रहे माघ मेले को लेकर उत्साह तो है ही, माहौल भी पिछले सालों के माघ मेलों की तरह ही इस बार भी प्रयागराज को भक्तिमय कर रहा है। यहाँ सूने पड़े रेतीले मैदान अब तंबुओं का शहर बनने लगा है। घाट तैयार हो रहे हैं। संगम घाट पर नावों को तैयार किया जा रहा है। रास्तों के समतलीकरण का काम चल रहा है। साज सज्जा के लिए सामान विशेष आना शुरू हो गए हैं। संगम में नदी से इस पार से उस पार जाने के लिए कई पीपे के पुल बनाने का काम शुरू हो चुका है। माघ मेले की तैयारियों में लगे माघ मेला अधिकारी कहते हैं कि 2023 का माघ मेला कई खासियत से भरा होगा। ये पावन माघ मेला जो इस साल का है 6 जनवरी से शुरू होकर और मिड फेब तक जाएगा। हम लोग पूरी तैयारी में लगे हैं। जितने टेंडर्स हो रहे हैं सब हो गए हैं। मेला प्राधिकरण जो है लैंड की लेबलिंग कर रहा है। PWD जो पांटून पुल और चेक पुलिस लगा रहा है। जल निगम अपनी पाइपलाइंस और नल की व्यवस्था कर रहा है। बिजली विभाग सब स्टेशन बना रहा है और लाइनों को लिंक करना का काम शुरू करने वाला है। साथ ही साथ देखेंगे आप लोग की जो इस बार का मेला है 645 हेक्टेयर के आसपास के एरिया में बसाया जाएगा। कुल मिलाकर बहुत भव्य तरीके से माघ मेला बसाया जा रहा है और इस बार पुलिस और प्रशासन कुछ अलग करने में जुटे हैं। ये पावन माघ मेला जो इस साल का है 6 जनवरी से शुरू होकर और मिड फेब तक जाएगा। हम लोग पूरी तैयारी में लगे हैं। जितने टेंडर्स हो रहे हैं सब हो गए हैं। मेला प्राधिकरण जो है लैंड की लेबलिंग कर रहा है। PWD जो पांटून पुल और चेक पुलिस लगा रहा है। जल निगम अपनी पाइपलाइंस और नल की व्यवस्था कर रहा है। बिजली विभाग सब स्टेशन बना रहा है और लाइनों को लिंक करना का काम शुरू करने वाला है। साथ ही साथ देखेंगे आप लोग की जो इस बार का मेला है 645 हेक्टेयर के आसपास के एरिया में बसाया जाएगा। प्रशासन की माने तो इस बार मेले में वास्ट लाइट लगाई जा रही है ताकि दिन की तरह रात में भी मेला नजर आए। लाइट्स के लिए हर सेक्टरों में पावर सब स्टेशन भी बनाया जा रहा है। हर जगह सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा दिक्कत न हो। स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं को डुबकी के लिए कई स्नान घाट बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए भी स्नान घाटों पर अलग से इंतजाम किया गया है। मेले में स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाएगा। बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मी माघ मेला क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। अलग से अस्पताल का इंतजाम किया गया है। हर सेक्टरों में स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जा रहे हैं जिसमें एक डॉक्टर की भी तैनाती है। यही नहीं, अलग से बनाए SP, एडिशनल SP और CO सुरक्षा की कमान संभालेंगे। 10 से ज्यादा पुलिस थाने और 30 अलग से पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है। 10 से ज्यादा दमकल विभाग कार्यालय भी बनाए जा रहे हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिस को तैनात किया जा रहा है। हर आने जाने वालों पर CCTV से निगाह रखी जाएगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी की जाएगी। पूरे मेले की ड्रोन कैमरे से भी निगरानी होगी। माघ मेला 2023 का आगाज तो पुलिस भूमि पूजन के साथ पहले ही कर चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने संगम मार्ग पर माघ मेला पुलिस लाइन के निर्माण से पहले भूमि पूजन किया था और अब तैयारियों जोरों पर है। कई सेक्टरों से बसने वाले इस माघ मेले को कई सुरक्षा के घेरों में रखा जाएगा। इस धार्मिक मेले में देश से ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं, इसलिए सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। माघ मेले के दौरान स्नान पर्व पर संगम क्षेत्र की छटा अलौकिक होती है। इस बार माघ मेले का पहला स्नान पौष पूर्णिमा 6 जनवरी को है। वहीं दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को। तीसरा स्नान पर्व मौनी अमावस्या 21 जनवरी को है। चौथा स्नान पर्व माघी पूर्णिमा 5 फरवरी और पांचवा स्नान पर्व महाशिवरात्रि 16 जनवरी 2023 को होगा। यहीं से माघ मेले का समापन भी हो जाएगा। प्रयागराज के संगम किनारे 6 साल पर कुंभ, 12 साल पर महाकुंभ और हर साल माघ मेला लगता है। हर साल लगने वाले माघ मेले में देश भर से साधु संत संगम तट पर 1 महीने तक अल्पवास करते हैं और संगम की रेत पर रहकर आस्था का असली तरीका बताते हैं।
इस दौरान पूरा संगम क्षेत्र पूरी तरह से आस्थामय हो जाता है और कुंभ नगरी को दिव्य और भव्य बना देता है। आनंद राज के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं हिमाचल के उस कलाकार की जिसने खराब लकड़ियों पर अनोखी कलाकारी कर घरों को सजाने के शानदार सामान को तैयार किया है, जिनकी कलाकृतियों का हर कोई कायल है। देखिए रिपोर्ट। काठ पर ऐसी कमाल की कलाकारी, जो देखे वो देखता रह जाए। हस्तकला का ऐसा अद्भुत नमूना कि मानो हुनर और हाथों का समागम हो। वेस्ट को बेस्ट बनाने की ऐसी अनोखी कला कि आंखों पर कुछ पल तो भरोसा ही ना हो। सोलन के रहने वाले राजेश कुमार के हाथों में जादू है। एक ऐसा जादू जो अगर लकड़ियों को छू ले तो उन्हें अनमोल बना दे। हुनर और लगन से तैयार किया गया यह अनोखा सामान राजेश कुमार की जिंदगी का हासिल है। अलग अलग तरह के शोकेस और सजावट का सामान राजेश की बेजोड़ कल्पना और हुनर के दम पर शक्ल ले रहा है। 15-20 सालों से कर रहा हूँ जी। अच्छा। और ये मेरा शौक का काम है। वैसे मुख्य तौर पे तो हम कृषि करते हैं जी। फिर जैसे हमारे पास खाली समय होता है ना जी, बारिश होती है या जब खेतों का काम नहीं होता है, उस वक्त हम ये काम करते हैं शौक का ही। काठ के टुकड़ों पर ये शानदार नक्काशी कला और मेहनत का वो नतीजा है जो देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन कोई यूं ही राजेश नहीं बन जाता। इसके लिए लगन और सालों की तपस्या करनी पड़ती है। राजेश ने 19 साल की उम्र में पहली बार इस कला को अपने हाथों से लकड़ियों पर उकेरा था। तब से लेकर अब तक ये सिलसिला कारवां की शक्ल ले चुका है। पेड़ को काटने की तो जरूरत ही नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ऐसी बेकार लकड़ियां खराब पड़ी हुई है और उबड़ खाबड़, इनका क्या बन सकता है। आप देखो, पेड़ काट के तो फर्नीचर वाला काम बनेगा ना। फर्नीचर वाला तो यहाँ कोई भी नहीं है, सारी लकड़ियां बेकार है। ये गल सड़ के खत्म होनी थी, आज लोगों ने जला देनी थी चूल्हे में। ये तमाम कलाकारी सिर्फ उन्हीं लकड़ियों पर होती है जो जंगल में टूट गई हो या फिर उन लकड़ियों को खराब समझकर लोगों ने फेंक दिया हो। इसके लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाता। कमाल की बात यह है कि राजेश इन तैयार सामानों को बेचते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सहेज कर रख लेते हैं। कहते हैं कि बांटने से कोई चीज कम नहीं होती, बल्कि उसमें इजाफा होता है। शायद राजेश इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसलिए वो इस कला को अपने परिवार के साथ ही दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हैं, ताकि ये अनोखी कला हमेशा जिंदा रहे। सोलन से ललित शर्मा के साथ गुड न्यूज टुडे। ठंड शुरू हो गई है, ऐसे में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बढ़ती ठंड की वजह से सेहत खराब हो जाती है, एक अमूमन सी एक समस्या है। इसके लिए कुछ खास सावधानियां बरतने की हम सभी को जरूरत है। सर्दी के मौसम में क्या करें, क्या नहीं करें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें, क्या खाएं और कैसे हम अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखें, ये रिपोर्ट में समझिए। ठंड तेजी से बढ़ रही है। ठंड ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सेहत रहे चुस्त और दुरुस्त, इसके लिए सावधानी भी बेहद जरूरी है। दिन में कड़ी धूप रहती है और शाम होते होते सिहरन बढ़ जाती है। सर्दियों का ये सुहाना मौसम अपने साथ स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी लेकर आता है। इस दौरान गले में खराश, सर्दी, जुकाम, सीने में जकड़न जैसी समस्याएं अक्सर होती हैं। ऐसे में मौसम के अनुसार हमें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी सी सावधानी बरतकर जाड़े के मौसम का हम पूरा आनंद ले सकते हैं।
क्योंकि बढ़ती ठंड स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है और इस मौसम में होने वाली तमाम बीमारियां प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। इस मौसम में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित मरीजों को खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। जाड़े में डायबिटीज के मरीजों में हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दरअसल डायबिटीज और दिल के मरीजों के लिए जरूरी है कि वो गर्म कपड़े पहने, पैर, नाक और कान को ढक कर रखें, सफाई पर विशेष ध्यान दें, डिस्पोजेबल सामान का प्रयोग करें, विटामिन सी युक्त फल सहित जूस, पानी, सूप का ज्यादा इस्तेमाल करें। ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों का खास कारण तापमान कम और हवा में नमी का होना है, जिससे सिर दर्द, थकान, बुखार होने के साथ ही नाक बहती है। वायरस से होने वाली बीमारियां सर्दी में आम है। यही नहीं, ठंड में दमा का अटैक भी बढ़ जाता है और कोल्ड डायरिया भी असर दिखाता है। हालांकि सावधानियां सिर्फ मरीज के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। ठंड में तंदुरुस्ती बनी रहे, इसके लिए इन बातों का ख्याल जरूरी है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बाहर की ठंडी हवा से बचना चाहिए। ज्यादा दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गले की खराश में गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना फायदेमंद होता है। अस्थमा के मरीज सुबह में गर्म बिस्तर से उठकर तुरंत खुली हवा में ना जाएं, वरना ठंड लग सकती है। अस्थमा पेशेंट इनहेलर और नेजल स्प्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सर्दी सबसे ज्यादा सिर, कान और पैरों के जरिए शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए अपने शरीर के इन हिस्सों को ठंडी हवा से खास तौर पर बचा कर रखें। खांसते या छींकते वक्त हमेशा मुंह पर रुमाल रखें। ठंडी चीजों मसलन फ्रिज से निकले पदार्थ का उपयोग बंद कर दें। मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। बदलते मौसम में बीमारियों से बचना है तो खान पान में बदलाव भी करना जरूरी है। दरअसल अक्सर बदलते मौसम में मूड स्विंग ज्यादा होता है। ऐसे में खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना चाहिए। अंडे का सफेद वाला हिस्सा, टमाटर, चावल, गेहूं, सेब और ड्राई फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है। विटामिन सी का सेवन सबसे ज्यादा जरूरी है। फल और सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। भोजन में पपीता, कद्दू, गाजर, टमाटर, पालक साग, अमरूद जैसी मौसमी सब्जियों और फलों का सेवन जरूर करें। जितना हो सके मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, मक्का या दलिया खाएं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लहसुन, प्याज और मेवों का उपयोग करें। संक्रमण से बचने के लिए रोज सुबह एक लौंग खाना भी फायदेमंद है। सर्दियों में कैफीन से दूर रहें और काढ़ा या ग्रीन टी पिए, जो सेहत और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है। पानी से परहेज ना करें, खूब पानी पिए, गर्म पानी का प्रयोग करें। इसके अलावा ठंड के मौसम में एक्सरसाइज में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। मसलन एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जरूर करना चाहिए। सर्दियों में डायनामिक स्ट्रेचिंग करना बेहतर होता है। ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लगातार मूवमेंट होती रहती है, जैसे हाथों को फैलाकर घुमाना। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से बचना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखकर सर्दी के मौसम में खुद को सेहतमंद रखा जा सकता है और स्वस्थ रहकर जाड़े का आनंद लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गुड न्यूज टुडे। देखिए, क्रिसमस आने में अभी 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन दुनिया भर में इसकी तैयारी अभी से जो है वो शुरू हो गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस में क्रिसमस को लेकर किस तरह से खास तैयारी हो रही है। शहर शहर जगमग रोशनी से नहाए हुए हैं। ये तमाम शहर ऐतिहासिक इमारतों को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। व्हाइट हाउस में एक विशालकाय क्रिसमस ट्री लगाया गया है। इसे भी बेहद खूबसूरती से सजाने की तैयारी है। वहीं फ्रांस में अभी से ही क्रिसमस का खुमार जो है लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। यूरोप के तमाम देशों में होटल, रेस्टोरेंट में प्री क्रिसमस पार्टी चल रही है। उसी क्रम में एक शानदार खबर आपको बताएं। देखिए, कल 25 नवंबर को वरुण धवन की मच अवेटेड फिल्म भेड़िया बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है और फिल्म के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है।
फिल्म में इस्तेमाल वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट हाई क्लास के नजर आ रहे हैं। कहानी क्या है फिल्म की और क्यों इस फिल्म को देखना चाहिए, ये खुद बता रहे हैं वरुण धवन, कृति सेन। देखिए। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। व्हाट अबाउट यू? बस चल रहा है। तू भी कुछ बोल रहे पुष्पा? बस चल रहा है, बाकी सब ठीक। बस चल रहा है। टाइम निकल रहा है। ऐसे ही टाइम निकल रहा है और 25 नवंबर जल्दी आ रहा है। लिख के दूं क्या? तो मुझे नहीं लगता कि ये सॉन्ग सुनने के बाद और इन चेहरों को देखने के बाद मुझे किसी भी इंट्रो की जरूरत है, बट स्टिल मैं पूरी टीम, भेड़े की पूरी टीम के साथ हूँ। तो सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि अरुणाचल के जंगलों में शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसे रहा? बहुत ही कमाल का रहा, जबरदस्त रहा। अरुणाचल जैसी कोई जगह ही नहीं है हमारे पूरे देश में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स अनबिलीवेबल। आप जैसा हरा भरा पहन के आए वैसे इतनी झाड़ है वहाँ पे। तो वो हरी भरी आपको देख के अरुणाचल की याद आ गई। इसीलिए मैं हरा पहन के आई हूँ कि आपको जंगलों की याद आए। जंगलों की याद आ गई, ऑक्सीजन की याद आ गई। तो शूट के दौरान सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा रहा मेरे लिए? तो आपके लिए? जो ट्रांसफॉर्मेशन सीन है, जो आई थिंक एक इंटरवल ब्लॉक में आता है, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सीन रहा मेरे लिए। कृति, आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे फनी सीन कौन सा? मैंने जो ट्रेलर देखा है उसमें एक सीन है, आई डोंट वांट टू से ऑन नेशनल टीवी। अरे ट्रेलर में है और सेंसर को बोलो, मैं बीप करता हूँ। नहीं, सेंसर को प्रॉब्लम है क्या? मेरे भाई का अभिषेक भी है या मैं बोल दूं? नहीं, यस, मेरे भाई का डैश है या सेब की तरह क्या? चबा गया। सेब की तरह भाई का बीप बीप बेब बेब बेब। Actually, to shoot for me, there are many funnier scenes also in the film, but to shoot for me, actually, that was the funniest. No, I also had. I think that was the first time I was shooting with you. With me, and I really had a ball because होता ना कि जब इम्प्रोवाइज करने और जब रिएक्शंस मिलते हैं, and she's also very funny. That's something which I discovered while shooting with her. कृति, Varun is very funny. Varun is funny. Varun is नहीं, but बोला discovered. Okay. I've seen the film and I'm really, really, really proud of it. So please go watch the film.